खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। नाज़रीन, कल तक बड़ा शोर था और सुन ये रहे थे कि शायद कोई मुबैना तौर पर गवर्नमेंट कह रही थी कि सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है इससे FTF का जो बिल था उस पर, मगर आज हमने देखा बड़ी खामोशी से हो गया। मुझे लगता है जैसे मुल्क का मफाद जब भी हमें दरपेश हो तो हम माशाल्लाह एक ही पेज पे आ जाते हैं। इस पर बात करके भट्टी साहब ने इस हवाले से पहली खबर दे दी थी कि इस हवाले से कोई फायर वर्क्स नहीं होंगे और आराम से हो जाएगा, और आराम से हुआ। ईद के बाद मुल्की सियासत में कौन सी बड़ी और भी कुर्बानियाँ हो सकती हैं या नहीं हो सकती? खान साहब क्या कोई रीएच कर रहे हैं, अपनी टीम को क्लींजिंग करते रहते हैं, वो अच्छी बात है। तो वो क्या मज़ीद भी इस तरह के कोई फैसले सामने आने वाले हैं? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये एक रूजवेल्ट होटल की किस्म का फैसला क्या होगा? क्या थर्ड पार्टी को अब हायर किया जाएगा? थर्ड पार्टी किसके मफादात को देखेगी? और क्या काबीना में भी कोई ऐसी शख्सियत है जो इस इंतहाई अहम जो हमारा एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी है PIA की, उसकी तमाम जो अज़मत रफ्ता की निशानियाँ हम आहिस्ता आहिस्ता मिटा के रख देंगे, या क्या सिलसिला है? इस पर बात करेंगे। उधर हम देखें तो माफिया इतना मुनज़्ज़म है कि इधर हम नाम लेती है गवर्नमेंट कि इसको हाथ डालेंगे, वो इतना मुनज़्ज़म है, हुकूमत से ज़्यादा मुनज़्ज़म है। अगले दिन उसी चीज़ की कीमत बढ़ा के वो गवर्नमेंट को मैसेज देते हैं कि जनाब, और आप सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। इस पर करेंगे। और एक बड़ी अच्छी स्टोरी, शरबत फरोश हुज़ैफ़ा ने एक बग़ैर किसी स्कूल गए और ये बग़ैर किसी प्राइवेट और महंगे स्कूल जहाँ डॉलरों में फ़ीस होती है, वहाँ ना जाकर मेहनत करके उसने बच्चे ने रिकॉर्ड कायम किया है। उसको हम लाइन पे भी लेंगे, उससे बात भी करेंगे बड़ी साहब। अब मगर वो आखिर में, हुजूर अब ये तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, खामोशी से हमने देखा, एक 30 सेकंड लगे और बिल पास हो गया। आपने ये हमें बताया भी था, हम उसका आपका शॉर्ट भी हम आपको सुनवा देंगे। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि क्या ईद के बाद कोई और हलचल होगी और खान साहब समझते हैं कि भाई ये उन्हें कांट छांट करनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, एक तो अच्छी बात है अपोजिशन जमातें ने कौम के वसी तर मफाद में हमेशा इकट्ठी हो जाती है, में इकट्ठा होने का मुतारा किया, क्योंकि अगर वो वसी तर मफाद में इकट्ठे ना रहते तो शायद ना ही रहते। पहले आपकी बात ही सुना दूं आपको, भट्टी साहब की बात ही सुना दें और ये ज़रा सुनाएं, और उसके बाद ये रज़ा रबानी साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, मगर पहले ये सुनाएं। अगर मौका बन गया तो FTF पे भी उसी तरह वोटिंग होगी जिस तरह पहले होती रही है। FTF पे जिसने वोट लेना ना वो इनसे ले लेंगे, वो छोड़े। अच्छा, वो छोड़े, इन्होंने क्या करना है? ये दोनों इस वक्त NRO की तलबगार है जी। तो गुजारिश ये मैंने यही की थी कि FTF पे इनकी जरूरत नहीं है इख्तलाफ राय की। एक ड्रामा करना होता है, अपने वोटर को आपने मुतमिन करना होता है। तो ये FTF पे ये इख्तलाफ ड्रामा करने के अलावा, शोशा लगाने के अलावा, सर्कस लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। 3 दिन पहले दोनों के जमातों के लोग मुलाकात कर चुके थे, इस बात पे भी माजरत कर चुके थे कि थोड़ा सा असम्बली में हमने अपने वोटर को मुतमइन करने के लिए चीख पुकार किया है, लेकिन आपके हफ्सब मंशा ये बिल मंजूर होगा। तो ये तो छोड़ दें कि ये अपने इंडिपेंडेंट ये फैसले कर सकते हैं। बात ये थी कि NRO की किसको कितना रिलीफ मिलता है, वो तो अभी तक कोई नहीं हुआ, वहीं पड़ा हुआ बिल APC के लिए है। देखिए, वो बज़ाहिर बादिउल नज़र में मेरा नहीं ख्याल कि वो पास हो। वो PTI भी चाहती है, PTI के कुछ लोग, मां सिवाय इमरान खां के, इमरान खां सबको निकाल दो, यकीनन उन पर बज़ाहिर अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा बड़ी साहब, अभी आप रात की बात कर रहे थे, उससे मुझे याद आया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रात का जिक्र किया है। ये कौन सी रात होती है, इस रात में कैसे दर्जा हरारत नीचे आ जाता है? ज़रा सुने और फिर हमें बताएं। हमारा हुकूमत से कोई राब्ता नहीं का पिछले चुनटे में हुआ, और रात के वक्त वैसे भी टेम्परेचर जो है ना वो गिर जाता है। जी, ये टेम्परेचर कहाँ गिरता है जाके? देखिए, बाहर तो बड़ा लड़ रहे होते हैं। ये जहाँ थे गालबन कौमी असम्बली थी, यहाँ का टेम्परेचर तो हमेशा ही हुसीन रहता है। बाज़ जगह पर आप जाएं तो एक आधा घंटा आप अकेले खड़े रहते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार तो एक अलग मरहला ना। उसके बाद आपको वहाँ जाकर सर, वो जो मैंने बयान दिया था ना, उसके पेशे पर्दा ये था कि क़यादत की थोड़ा सा प्रेशर था। अदरवाइज़ हमें बताएं, पहले कौन सी हुकूमत हुई है, पहले कौन सी हुकूमत हुई है? तो ये तो हमने पास होना है, लेकिन इमरान खां के साथ हमें छेड़खानी करते हैं, हमें हमारे वोटर तंग करते हैं। हम ये इनकी इमरान खां की हुकूमत जाने की डेटें दे दे के तंग आ गए हैं। हुकूमत तो यकीनी बात है अपोजिशन से नहीं जानी, वो तो जिसने ले जानी है वही ले जाएगी। काजी साहब, इस पाकिस्तान में
आप जो कुर्बानी का आपने दूसरा जिक्र किया, कानून साजी ये नहीं होगी जो चाह रहे हैं। रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मैं कह रहा हूँ मिलेगा। जो ये नैब के दांत खट्टे करना चाह रहे हैं या ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं। उसमें ये दोनों तीनों एक है। लेकिन इमरान खान साहब जिस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं वो कुर्बानी दूसरे नहीं मान रहे। आपकी गाड़ी एक जिस पे आपने सफ़र करना है, जिसने आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचाना है, जिसने रास्ते की दुश्वारियां भी देखनी है, उस गाड़ी को बदलने की बजाय आप जो बेकार गाड़ियां दाएं बाएं खड़ी हैं उनको तब्दील करते रहें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुर्बानी तो आज दे कल दे, किसी को बड़ी कुर्बानी की डिमांड है। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, क्या अपोजिशन में लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं? एक तरफ तो हम करते हैं बड़े डोसाइल हैं और आपने कहा कि खामोशी से पूरे वसी तर कौमी मफाद में हम इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोग बयानात देते हैं, मशाहिदुल्लाह खान साहब हो जाएं। भट्टी साहब आप जरा मशाहिदुल्लाह खान साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। ऐसे बात करते हैं जैसे सारे पाकिस्तान की सियासत इन्हीं के गिर्द घूम रही है। भाई तुम पहली दफा मुसल्लत किए गए हो, अगर तुम्हें मुसल्लत ना किया जाता तो तुम हुकूमत में ना होते, इधर बैठे हुए होते थोड़े से। तो चलो भाई तुम्हें अल्लाह ने दे दिया है ना, मुसल्लत कर ही दिया है ना, अंपायर की उंगली पे बैठ ही गए हैं ना, चलो आ गए हुकूमत में। हुकूमत तो यार शराफत से चलाओ यार, तुम हमसे बदमाशी में बातें करते हो, हम ये कर देंगे। आज देखें करप्शन के समुंदर में डूब चुके हैं ये सारे लोग। ये मेरी बात रिकॉर्ड में याद रखिएगा, ऐसे ऐसे लोगों की करप्शन एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है और उनसे हिसाब किताब होना है। आप जरा एक ही बार सुना दें रजा रब्बानी साहब को, फिर हम इस पर भी बात करेंगे। जनाब चेयरमैन, ये तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने मेरी डोरें खींची और मुझसे आइन के अंदर पेवन लगवाया कि एक पैरेलल सिस्टम को खड़ा कर दो जुडिशरी के मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत में, और मैंने कर दिया। बगैर सोचे बगैर समझे डोरी के खींचने पे मैंने कर दिया। फिर जनाब चेयरमैन, मुझे कहा गया कि मुद्दत की तोसी का बिल पास करना है, तो मैंने वो भी कर दिया। चले यहां तक तो मैंने बर्दाश्त किया जनाब चेयरमैन कि मेरी डोरियां कम से कम एक पाकिस्तानी तो हिला रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसे महसूस हो रहा है जनाब चेयरमैन कि दुनिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है अब उसके हाथों में मेरी डोरियां चली गई। भट्टी साहब मैं एक सवाल यहाँ भेज दूँ, ये बड़ी दुख भरी बात की है उन्होंने। वैसे जब इन्होंने हफीज़ शेख साहब के हवाले मैशियत की थी तो वो डोरियां हमने किसके हवाले की थी? बहरहाल इस पर आ जाए ज़रा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने क्या कहा? अच्छा ये अभी जो रजा रब्बानी साहब तो नहीं है गालिबन, ये आखिरी रजा रब्बानी साहब थे। अच्छा, इनकी डोरियाँ कोई हिला रहा है, इन्हें दुख है। वाकई ही कोई डोरी ज़बरदस्त हिलाए तकलीफ होती है, इस बात में दो राय कोई नहीं है, कड़वा सच है, मुझे भी तस्लीम करना। जब हमें दुख होता है तो फिर हमें तमगा जमहूरियत देना पड़ता है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, काश मैं कभी जिंदगी में, मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले रजा रब्बानी के मुंह से ये देखूं कि कराची के लोग बगैर बिजली और पानी के कट लगने से मर रहे हैं, सिंध में तरक्याती काम नहीं हुए, तालीम पे तवज्जो नहीं दी जा रही, थर में माएँ पेट में जनाजा लिए फिरती हैं, बच्चा नहीं जनाजा। मैंने आज तक रजा रब्बानी साहब के मुंह से ये नहीं सुना कि यार महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी की क्या होगी। जब बोलेंगे एक मुल्क के अहमदारे को टारगेट करेंगे। और भाई अगर आप, मैंने मान लिया डोरियां हिलाई जाती हैं, मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं ना, लेकिन डोरी जब ज़मीर को मुर्दा कर दे तो बेहतर है उस डोरी को तोड़ दो, उससे नजात ले लो, उससे नजात ले लो। डोरियां तंग की जाती हैं, खींची जाती हैं, ये सच था, सच है और सच रहेगा। और मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं एजेंसियों के पास बहुत है। एजेंसियों के पास तो सब कुछ है जी, किसका नहीं है? किसका भाई? क्या था, कौन क्या था, आज क्या बन गया, कहाँ लगाएंगे भाई रिश्तेदार अजीज वकारब, किसके कहाँ लगाएंगे? अगर वो आप कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन आज है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। आज भी आप मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जिक्र ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ जाएं, जाके केस करें। देखें ना, मान लिया, मैं तो खुद कहता हूँ कि करप्शन हो रही है। इवन के प्रोटोकॉल में जो तोहफे नहीं दिए जाते पंजाब में, वो तोशा खाने के नहीं, तोशे खाने के नहीं, बोला था केस है, ये कोई तोहफे दिए जाते हैं। MM आलम रोड की बुटीक का बिल इतना पहुंच गया कि एक अफसर ने कहा, सर पकड़ के बैठ के, ओए इतने पैसे मैं कहाँ से दूं? लेडी सूट आते हैं ना, उन्होंने कहा ये मैं किस मद में डालूं? तो लेकिन ये फिर भी कहते हैं ईमानदार है, हम मान लेते हैं, हमारा काम क्या है।
लेकिन कादी साहब इन रज़ा रमानी साहब से कहें कभी कराची का दर्द कभी अवाम के लिए भी बोले, और डोरें तुम्हारी हिला रही हैं तो तोड़ दो डोरें, इंटरनेशनल मीडिया हमारी डोरें हिला रहा है। खुदा ना खासा मैंने मान लिया पॉलिटिशियन ने कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की होगी क्या, लेकिन मुल्क तो महफूज हाथों में है ना, मुल्क तो महफूज हाथों में है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में मुशाहिदुल्लाह ये कौन सी एजेंसियों की बात कर रहे थे? पेप्सी गोरमे की भी एजेंसी है, पेप्सी की भी एजेंसी है, कोक की कौन सी एजेंसियाँ की थी जिनके बारे में है? देखिए मेरी जहाँ तक नाकस इल्म तारीख का है, मुझे लगता है ये एजेंसियाँ 85 में भी यही थी, इससे पहले भी यही थी, 70 में भी यही थी, उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट 90s की जब इनकी गवर्नमेंट आती रही तो यही एजेंसियां इधर थी। अच्छा फिर एक एजेंसी में ये भी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था कि हमने एजेंसी से डायरेक्ट पैसे पकड़ लिए थे। मैं वही कर रहा था, वो क्या था? असर खान का केस, असर खान केस था कि किसी सियासी जमात ने एजेंसियों से पैसे लिए। यार मुशाहिद हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए बुजुर्ग हैं, तो काश अपने लीडर को भी गए भाई ISI का वो आपने पैसे लिए हैं, DG ISI ने जाके हल्फिया बयान दिया हुआ है। अच्छा यार ये आपको पैसे दे दें तो जायज ठीक है, अगर दूसरे को दे दें तो सर यही है ना जो कल मैंने कहा था, आपको गाना भी सुनाया था ना, चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, मुझे चुन लो तो ठीक है। इनके लिए करप्शन हलाल है, दूसरों के लिए हराम है। अच्छा आपको पता है 25 पंक्चर्स का जिक्र हुआ था बाद में, इमरान खान साहब ने खैर कहा भी था कि शायद उनको ये मतलब नहीं, अब 34 पंक्चर्स का जिक्र बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, वो कौन से पंक्चर है फिर देखते हैं, सुनाएं जी। नैब ऑर्डिनेंस PTI हुकूमत ने लेकर आए। नैब ऑर्डिनेंस एक मीटिंग का नतीजा था या 2 मीटिंग्स के नतीजे थे। एक GHQ में जनरल बाजवा के साथ जो बिजनेस कम्युनिटी ने मिला था, और वही बिजनेस कम्युनिटी जब PM के साथ मिला था और हुकूमत के साथ मिला था, सबका यूनानिमस मौकिफ था, बिजनेस कम्युनिटी का मौकिफ था, और वो हर दरवाजा खटखटा रहे, बिजनेस कम्युनिटी आज खुद, ट्रेडर्स आज खुद हर दरवाजा खटखटा रहे कि नैब और मीशत साथ नहीं चल सकता। अच्छा भट्टी साहब ये मुझे ये बताएं, ये हमारे बड़े मजलूम लोग हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है बिजली बनाने वालों पर, चीनी बनाने वालों पर, और ये गंदम का धंधा करें, ये इन पर मजालिम कब खत्म होंगे इन लोगों पर? सर कल साहब मेरी समझ में नहीं आता बिजनेसमैनों को कब नैब ने तंग किया। इस मुल्क में लाखों करोड़ों नहीं तो लाखों बिजनेसमैन हैं, कोई एक नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये चंद मगरमच्छ है ना जिन्होंने सियासत में आके माल पानी बनाया, यहाँ ब्यूरोक्रेसी में बनाया। बिजनेस तो जो रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं उन्हें क्या परवाह है। यार मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम मगरमच्छों को पकड़ो और ये कहो कि सिर्फ अपनी मनी ट्रेल दे दें, हिसाब दे दें आप कितना कमा रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं, आप कहते हैं कि नैब वो तो मैंने आपको बता दिया ना, हम मनी ट्रेल के बगैर बनाते हैं, आप क्यों नहीं मान लेते? नहीं मुझे बताए ना, क्या आसफ अली जरदारी को बिजनेस की वजह से पकड़ा? क्या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के बारे में केस बिजनेस की वजह से? वो तो खुद कहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि ये TT बिजनेस नहीं होता, ये TTO का बिजनेस या किकबैक बिजनेस में नहीं आता? नहीं, ये बिजनेस को नैब को मैं कहता हूँ नैब को इस्लाह करनी चाहिए, बेहतर लोग लाने चाहिए, करासी बोर्ड एहतसाब करना चाहिए। ये कहते हैं नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकता, कैसा मुझे बताएं। मैं दावा करता हूँ करप्शन और पाकिस्तान नहीं चल सकता, नहीं चल रहा और नहीं चलेगा, चंद खानदान के अलावा। ठीक है, मुझे बता दे बिलावल की फैक्ट्री में कोई 2 करोड़ 5 करोड़ 10 अरब का फ्रॉड करे, या मियां नवाज शरीफ साहब की करे, या इमरान खान साहब की करे, ये उस मुलाजम को आधा सेकंड भी रखेंगे? एक ब्रेक है, मैं भट्टी साहब की बात भी ब्रेक लेता हूं कि हमारी जाती निजी अगर कोई हो तो उस पर तो हम 2 रुपए की करप्शन वाले को बाहर फेंक देते हैं, मगर क्या सरकार के कार्य सरकार में हम हमेशा बददियानत आदमी को प्रीफर करते हैं, उसको तरजीह देते हैं? वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईद के बाद क्या बड़ी तब्दीलियाँ अगर आ रही हैं तो क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुल्क के फ़ख्र के बायस होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं PIA भी हमारा फ़ख्र थी, उसके बाद रोज़ वैसे तो मीनार पाकिस्तान भी हमारा फ़ख्र है, तो एक शाही किला भी हमारा फ़ख्र है, शाही मस्जिद भी है, तो ये मामलात कहाँ पे आके रोकेंगे, हम क्या क्या बेचेंगे? देखें कादी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों ने PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और स्टील मिल बेचने का फैसला ख़त्मी मंजूरी हो चुकी है। रोजवेल्ट होटल 3rd पर्सन आए या 4th पर्सन आए, पार्टनर इसमें 2 है पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने ये काम करना है, और ये
फैसला हो गया है। बदकिस्मती है जो जिस एयरलाइन ने एमिरेट्स, माल्टा और ये दीगर मुस्लिम लीग एयरलाइनों नून को के जो है बनाया। मोहम्मद जुबैर साहब वो जुल्फी बुखारी साहब का नाम ले रहे हैं, वो क्या मामला है? जुल्फी बुखारी साहब पहले दिन से ही इसमें इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं पता उसमें क्या रोल है। जो जुबैर साहब कह रहे हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनकी इस्लाम वो खुद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के प्राइवेटाइजेशन के रहे हैं। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इस रोजवेल्ड होटल की मिठाई खा ली गई है। अब इसको आगे देखें, अब मकसद ये है बेचने का या किसी को ठेके पर देने का फैसला हो चुका है, पार्टी से एग्रीमेंट भी हो चुका है। अब ये देखना है कि शलवार कमीज जाके एग्रीमेंट करनी है, पहन के ब्लू सूट पहन के करना है, काला सूट पहन के करना है। नहीं, उसमें एक वाकया और हो गया ना। अब ये जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन, वो तो इसमें कह रहा है जी हम उसमें वो विलिंगनेस नहीं शो कर रहा। अब कह रहे हैं एक थर्ड पार्टी जो है उससे राय ली जाएगी, यानी गोया उसको पहले पैसे दिए जाएंगे, हायर किया जाएगा। अब वो किसके मफादात की निगहदाश्त करती है, वल्लाह आलम। मैंने गुजारिश की है कि रेड सूट पहन के जाया जाए, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक, मुझे नहीं पता। आपने वो पाकिस्तान की अदाकार मायरा देखी है? मैंने एक दफ़ा उनकी दुबई में शूटिंग देखी थी, बहुत अच्छी थी। तो देखें, जब आप फैसला कर लेते हैं किस चीज़ को बेचने का, उसका तरीका यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए। रोजवेल्ड होटल जाना है, ये फैसला हो चुका है। इसका बेनिफिशरी कौन है वक्त आने पर पता लग एक बड़ी जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है बड़ी साहब, मुईद यूसुफ साहब हमारे बड़े एक मोहतरम दोस्त हैं, हमारे साथ टीवी प्रोग्रामों में पहले भी बैठते थे, आजकल वो सरकार का हिस्सा है। तो वो कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल की वजह से जा रहे हैं हमारे मशीर, और वो कह रहे हैं और 2 वजीरों के भी, मशीरों के भी इस्तीफे तैयार हैं इस वजह से, मीडिया वजह है उनके मुताबिक। अच्छा, मीडिया ट्रायल एक तो भट्टी साहब, मैं एक थोड़ा सा मुझे डेविल्स एडवोकेट प्ले करने दें। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था तो एक साहब बैठे जी, सिर्फ इमरान खान साहब ही हक में हैं इसके, पंजाब के सीएम के, पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ है। कोई यहाँ रेफरेंडम हुआ है? देखिए, हम भी तो एक्सेस तो करते हैं ना। गुजारिश ये है, मैंने अर्ज किया है कि इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है वो अपनी टीम बनाए या कोई भी हुकूमत हो, लेकिन वो टीम कैसे बन रही है और क्या कारकर्दगी है उस पर कारकर्दगी पे हम सवाल उठा सकते हैं। सहाफ़ी की बेसिक जिम्मेदारी नहीं करता तो वो डिसऑनेस्ट है। फिर वो उस जमात की जाके मेंबरशिप ले ले, नून की ले ले, पीटीआई की ले ले, पीपल्स पार्टी की ले ले, फजलुर रहमान की ले ले। ये अब्बासी साहब बड़ा छोटा भाइयों की तरह जिसने मोइज साहब का किया। मुझे दुख होता है, बज़ाहिर ये कहा जाता है बहुत पढ़ा लिखे आदमी है, वो मीडिया ट्रायल, मीडिया के पर आकर मीडिया को गाली दे रहे हो। मोस्ट वेलकम, आप हम पे तनकीद करें 1000 दफ़ा। हमने कभी आपके जलसे में जाके आपको बुरा भला कहा है? शायद मोइद यूसुफ साहब अमेरिका की जो कोई चीज़ें हैं, उनके कोई अदारे हैं, उनकी कुर्बत में भूल गए हैं कि जिस वज़ीर आज़म ने उनको एडवाइज़र बनाया था, उनकी ओवरसीयर्स पाकिस्तान को जो ला के आप जिम्मेदारियाँ देते, क्या राय थी? वो कह रहे थे कि हमेशा आए, अपना बिजनेस छोड़े, वहाँ अच्छा, बड़ी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। नेशनलिटी छोड़े और वहाँ बिजनेस करें। तो अपने वज़ीर आज़म पे तनकीद करें। मीडिया इनके वज़ीर आज़म की कई हुई चीज़ें बता रहा है, मीडिया ट्रायल क्या हो गया? मेरा एक सवाल मुझे क्या ये नहीं ठहर देना, ये ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो कामा नहीं है तो क्या है? ग्रीन कार्ड के लिए वीज़ा आपको नहीं लेना पड़ता, उसके कुछ टाइम फ्रेम के बाद ऑटोमेटिकली आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ब्रिटिश, आप अमेरिकन नेशनल नहीं है। नहीं, एक बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, फिर मैंने याद सादिक साहब का शॉट आपको सुनवाना है। मुझे ये बताएं, अगर मैं सुबह कॉलम लिखता हूँ कि जी मुलाकात हो गई है शहबाज शरीफ साहब की, वो जा रहे हैं, हमारा तैयारी हो गई है, और फिर वो खबर उठ के मेरे मुंह पे भी लगे, तो ये तो सहाफत का काम नहीं है। देखिए, मैंने गुजारिश किया, ना हुकूमतें बनाना हमारा सहाफत का काम है, ना हुकूमतें गिराना। मैंने हमेशा ही कहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कल क्या होगा, लेकिन हम हालातों, वाक़यात और इनसाइड खबरें लेके अपना तजिया देते हैं। हुक्मरान अपना अगर फैसला बदले तो मुझे क्या है? ठीक, अगर एक अब ना एक सिंह, इमरान खान कहते थे 4 सूबों में हमारी हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ कहते थे 4 सूबों में हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी करते, हमने वो रिपोर्ट किया। अगर इनकी हुकूमत नहीं आई तो इसमें आप क्या साफी को पकड़ लोगे? और मोइद यूसुफ साहब, मीडिया ट्रायल आपका हुआ क्या है? आप जिनके लिए काम कर रहे हैं अभी तो उस पर बात ही नहीं हुई। आप जिस जगह पे बैठते हैं, पाकिस्तान के कुछ लोगों को इतराज़ है कि आप पाकिस्तान के इस हसास इशू पे आपको नहीं बैठना चाहिए। मोहतरम, अपने वज़ीर आज़म को जाके समझाएं कि अपने कहे हुए अल्फाज वापस लें कि वो डुअल नेशनलिटी के बारे में क्या कहते थे। ठीक है।
एयाज सादक, अच्छा बात कुर्बानियों की हो रही थी, तो एयाज सादक साहब ने तो अजीब ही कहानी और शुरू कर दी। चले, उनकी खबर है, वो बड़े स्पीकर और मुज़्ज़मदार आदमी हैं, कुछ छांगा मांगा मॉडल से मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा बहरहाल ये क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है एयाज सादक साहब क्या कहना चाह रहे थे और वो क्या करवाना चाह रहे थे। गुजारिश ये है, फॉरेन फंडिंग वाकई ही संजीदा केस है, लेकिन पाकिस्तान में ना मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक आदमी करा है? जिस शख्स को मैं जानता हूँ उसके बारे में मैंने क्वाइफ पाकिस्तान के 3-4 अहम जिम्मेदारों को भेजे। और भाई फॉरेन फंडिंग केस कब से चल रहा है? नए केस कौन से आ रहे हैं? ये एयाज सादक बता देते आजकल इनके किन से राब्ते हैं। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है जो सीढ़ी अंधेरे में ये टकरे मार मार के ढूंढ रहे थे, शायद उन पर तक इनका हाथ पहुंच गया है। सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहे। बज़ाहिर बादियुल नज़र में इमरान खां की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं। ईद के बाद सिर्फ 20 को मुहर्रम आएंगे। ये APC ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा ये एक ब्रेक है जी जी जी। ये जगह जावेद लतीफ़ साहब पे जा रहा हूँ। क्या 2 मिनट यार, इनकी बातों पे आप यकीन कर रहे हैं? अगर इनके पास कुछ बताने को हो तो ये कसर छोड़े। जिन्होंने बेनज़ीर शहीद की तस्वीरें जहाज़ पे फेंक दी, जिन्होंने आसफ अली जरदारी की ज़बान काट दी, जिन्होंने हमेशा मुखालिफिन को छुरा गोपा, और सुन लें जो ये खुद नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं, और मुझे कहा 3 मिनिस्टरों ने कि जब बुरा वक्त आता है ये भाग जाते हैं, ये भगोड़े हैं, और हम कुर्बानियाँ देने के लिए हम क्यों ना सौदेबाजी करें। यार ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी बन चुका है। कुर्बानी तो उन्होंने बहुत दी है, अलबत्ता इन्होंने जवाब नहीं दिया जो हमारी लाहौर के नायब ने पूछा था 7 अरब के बाबत किया। ये भी नाद हो के बाद बाहर आ गए। बहरहाल एक ब्रेक के बाद इसकी बात करते हैं भट्टी साहब से, कहानी किस समझ आ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी भी है और दिल को छूने वाली स्टोरी भी है। हमारे साथ इस वक्त एक तालिब इल्म हैं जो मेहनत कश भी हैं बेवक्त वक्त, और उन्होंने रिकॉर्ड नंबर लिए हैं 1100 में से 1050, और वो एक शरबत की रेहड़ी पर काम करते हैं। वालिद उनके नहीं हैं और 5 बहनों के भाई उनकी भी कफालत करते हैं। वेलकम टू द शो हुज़ैफ़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी भट्टी साहब, ये बच्चा है जिसने मेहनत भी की है, से आप क्या पूछेंगे ज़रा सवाल? हुज़ैफ़ा, GNN की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हार्वर्ड स्कूल, थैंक यू वेरी मच। इस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हुज़ैफ़ा पैदा नहीं कर सकती। तो बेटा जब ये रिज़ल्ट आया तो आप क्या इसके बाद सोच रहे हैं? आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आप पे जिम्मेदारी भी है, आपके वालिद साहब भी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? माशाल्लाह इतने नंबर आपने कैसे ले लिए? जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, और इसी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, और मैं इसके साथ साथ शाम को रेडी पर काम भी करता रहा, मेहनत भी की, और लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले पर नहीं आ रहा मैं, और मैंने अपनी मेहनत को साथ साथ लेकर चलता रहा, और इसी तरह मैंने मैट्रिक क्लियर किया है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये बताओ कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हो? जी सर, मैं अपने मामू की रेडी पर काम करता हूँ, और वही तमाम मेरे अखराजात घर के और तालीमी अखराजात छोटे मामू पे कर देते हैं, तो घर का मामला इसमें कोई वो नहीं होती है वैसे मुझे। अच्छा हुज़ैफ़ा, आपको दिन में बेटा कितना टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए? सर मैं यकीनन तकरीबन 7 बजे मैं जो है ना कॉलेज जाता था, और 2 या 2:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती। उसके 1 घंटा रेस्ट के बाद मैं अपने मामू की रेडी पर चला जाता, शरबत की जो रेडी है, तो जो मुझे शाम के टाइम 1 घंटा अवेल होता उसमें मैं स्टडी करता था। और अच्छा हुज़ैफ़ा, आप हमारे हीरो हैं। आप जैसा काम शायद मेरा बच्चा भी ना कर सके, और बहुत सारे माँ बाप जो ख्वाहिश होगी। तो आप जब इस माशाल्लाह हो गया, किसी MPA MNA ने आके आपको घर में मुबारक दी, जो आपके मुंतखब नुमाइंदे थे जो हमारे वोट लेते हैं, या कोई आपकी अहम शख्सियत आई जिसने कहा कि आप हमारा फ़ख्र है? जी बिल्कुल किया उन्होंने। सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ने, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, और उन्होंने मुझे पैकेज भी फराहम किया जो 20,000 का था, जो वज़ीर आला की हिदायत पर दिया गया, और इसी पैकेज के मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी के साथ मेरे हल्के के भी MPAs वगैरह ने मुझसे रब्ता किया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो हुज़ैफ़ा, आप ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपने अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी, आप हमारे हीरो हैं इस कौम के,
आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने से बड़ा इंसान बनता है या मेहनत से, दिल लगा के पढ़ने से? जी मैं यही कहूँगा उन्हें कि वो अपनी मेहनत से और अपने हौसले से एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं और एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। आपके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उन मुश्किलात से हारना नहीं है, उनसे हार कर बैठ नहीं जाना, बल्कि अच्छा अपनी ये हिम्मत को बताएं, रखनी ये है। बताएं कि ये तो आपने बताया कि आपके मामू जो हैं ज़ाहिर आप मेहनत करते हैं और वो आपका ख्याल रखते हैं। अब ये बताएं कि आप मुस्तकबिल में कॉलेज में जाने के लिए 20,000 से तो कुछ नहीं होगा, क्या प्लान किया है? वहाँ अखराजात भी ज़्यादा होंगे, किताबों का भी मसला है, प्राइवेटाइज्ड है और प्राइवेट कॉलेजों की बहुत फीसें होती हैं। तो बेटा आप कैसे समझते हो, इससे कैसे अहदा बरा होगे आप? जी मैं यही हुकूमत से मेरी यही अपील थी कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं डॉक्टर बन सकूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कैडेट कॉलेज में जा सकूँ ताकि मेरी मुश्किलात जो हैं वो और ज़्यादा कम हो सकें और मैं बआसानी इस मुल्क को की खिदमत कर सकूँ। तो मेरी बेटा ख्वाहिश है कि हुकूमत मैं की तरफ से आपको कोई पैगाम आया कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत आपके तलीमी अखराजात पूरे करे और आपके बहन भाइयों का रोज़गार का भी चलता रहे, क्योंकि आप अपने पूरे घर की कफालत करते थे? जी वज़ीर आला की हिदायत पर कमिश्नर साहब ने पैकेज फराहम किया है, तो मेरी हुकूमत से अभी अपील है कि वो मेरे बहन भाइयों की भी तालीम का बंदोबस्त करें ताकि मुझ पर जो बोझ है वो माली अखराजात वो कम हो सके। अच्छा हुज़ैफ़ा, आपने माशाल्लाह जितने नंबर लिए हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो GNN की तरफ से, और आपको GNN की तरफ से गिफ्ट भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये बताएं आपके बाकी बहन भाई भी आपकी तरह पढ़ाई में अच्छे हैं और तो आप क्या तवक्को करते हैं वो भी बेहतर नताइज लाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मुझे उनसे भी यही बेहतर उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी करे, और मुझे उनसे अच्छी उम्मीद है कि वो भी मेरी तरह अपने वालिदैन का, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अच्छा तो बेटा अब ये है कि हम एक तो तुम्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं और तुम्हारी हिम्मत पे तुम्हें दाद भी देते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि शायद कोई इस तरीके से और भी सबील निकल आए और तमाम उन बच्चों की भी सबील निकल आए। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आपका, और सोहेब इकबाल आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अरेंज किया। लेकिन भट्टी साहब एक बात ये है, ये बच्चा आगे आर्टिकल 25 से गालबन मेरा अफसर ठीक काम कर रहा है के तहत मैट्रिक तक तालीम देना सरकार का फ़र्ज़ है, आईनी। अच्छा, सरकार ने बुनियादी हकूक में कोई एक फ़र्ज़ पूरा किया हो जिसमें गरीब सॉरी मेरा टाइम खत्म हो गया, मगर जाते जाते ये कह दूँ, इससे मुझे याद आया कि फिर वो परवाने कि जिन्हें इज़्न शहादत, फिर वो शम्मे कि जिन्हें रात न होने पाई, न जाने और कितने ऐसे बच्चे होंगे। अल्लाह उनकी मुश्किल भी हल करे और कुछ हम और सरकार भी उनके लिए कर सके जो उसका आईनी फरीज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।